आज वो कह रहे हैं कि हम जेनरिक दवाएं देंगे, जो पेटेंट की दवाएं हैं जिससे लोगों का फ़ायदा होता था, अब वो दवाएं ना मिल करके वो पेटेंट की दवा वो कर रहे हैं। और हर अस्पतालों का अगर उसका साल का 5 करोड़ का बजट था तो उस 5 करोड़ से घटा करके वह 1 करोड़ कर दिए हैं। इस नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेरे आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेरे आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। 2022 में होगा बड़ा परिवर्तन, डॉक्टर बलराम जी। आपको बता दें कि आजमगढ़ लालगंज पूर्व सांसद डॉक्टर बलराम बहुजन समाज पार्टी के एक वरिष्ठ नेता भी हैं। आज शेरे आजमी के संवाददाता से हुई बातचीत में बताया कि आज हमारे उत्तर प्रदेश की हालत बहुत दयनीय बनी हुई है, लेकिन वर्तमान सरकार चुप्पी साधी हुई है। आज देश के अन्नदाता कहे जाने वाले किसानों की हत्या कर दी जाती है और आज उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुका है। हमारे उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। वहीं जहां पूर्व में 2007 में जब बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री थी तो 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया था। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त थी। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के कार्यकाल में शिक्षा, कानून व्यवस्था, लोगों को रोजगार देने का अगर कोई काम किया था तो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। और शायद यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में आशा भरी निगाहों से बहन कुमारी मायावती जी की तरफ देख रही है और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता एकजुट होकर प्रचंड बहुमत के साथ बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। शेरे आजमी के संवाददाता समीम जयराजपुरी से हुई बातचीत में लालगंज पूर्व सांसद डॉक्टर बलराम ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। हमारा चुनावी दंगल जारी है और चुनावी दंगल में हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के पुराने नेता, वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद एमपी डॉक्टर बलराम जी। इनके बेटे 352 विधानसभा मेहनगर से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, हमारे साथ वो भी मौजूद हैं, पंकज कुमार जी। आइए हम इनसे पूछते हैं कि 2022 के इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों को जीतने के लिए क्या रणनीति अपनाएगी और मेहनगर विधानसभा जिसके बारे में कहा जाता है कि बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहाँ विकास की कोई किरण नज़र नहीं आती है। हमारी टीम मेहनगर विधानसभा में गई भी थी, वहाँ पे सर्वे भी किया, जनता की राय जानने की कोशिश की और उनकी जन समस्याएँ क्या हैं और यहाँ विकास हुआ कि नहीं हुआ, इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुजन समाज पार्टी किन इशूज़ को लेकर, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रही है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी पहला इनका मुद्दा है कि इस देश में भाईचारा कायम हो। जो जाति के आधार पर तोड़े गए लोग हैं उनके अंदर भाईचारा पैदा करके और उनको एक साथ लेकर के चला जाए। दूसरा हमारा मुद्दा है कि जो इस प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या इसके पूर्व में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, इन सरकारों में यहाँ कानून व्यवस्था बहुत बिगड़ गई थी। लोगों के साथ बड़े पैमाने पर जुल्म ज्यादती होती थी। तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी के 4 बार के शासनकाल में जिस तरह से कानून व्यवस्था थी, आज उस तरह से कानून व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है। उस समय न सांप्रदायिक दंगे होते थे, ना ही किसी के साथ जुल्म ज्यादती होती थी। अगर कहीं जुल्म ज्यादती होती भी थी, चाहे वो हमारा ही विधायक एमपी क्यों न हो, हमारा ही मंत्री क्यों न हो, माननीय बहन कुमारी मायावती जी ऐसे लोगों को पार्टी से निकाल करके बाहर कर देती थी। समाजवादी पार्टी
और बीजेपी दोनों की तरफ से आरोप पर आरोप का जो है सिलसिला जारी है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमारी सरकार में विकास हुआ और बीजेपी कह रही है कि हमारी सरकार में जो गुंडे और माफिया थे सब जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये जो लोग कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं, क्योंकि विकास के लिए इन्होंने कोई योजना नहीं बनाया। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने गांव के विकास के लिए उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास योजना बनाया और उस डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास योजना के तहत उन्होंने सिर्फ दलित ही नहीं बल्कि उस गांव में आने वाले हर वर्ग के लोगों के विकास के लिए, चाहे वो सीसी रोड हो, चाहे खड़ंजा हो, चाहे बिजली हो, चाहे वो हैंडपंप हो, ये सब लगाने का उन्होंने काम किया। विधवा पेंशन, उनको कृषि आवंटन, ये सारा काम बहन कुमारी मायावती जी ने ये अपने शासन में किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के शासन में इस तरह की कोई योजना नहीं बनी। आज जो है भारतीय जनता पार्टी के जो आज इस प्रदेश के मुखिया हैं वो कह रहे हैं कि हमने 17 लाख लोगों को रोजगार दे दिया। अब वो रोजगार किनको जोड़ रहे हैं? आज जो तमाम शहरों से भाग करके, चाहे वो कोरोना काल में आए हों, चाहे मिल फैक्ट्रियां बंद हो गई हों, इन सारे लोगों को वो आकर के ये मनरेगा में काम दे रहे हैं और उसी मनरेगा वालों को ये बता रहे हैं कि ये जो लोग हैं हम इनको रोजगार दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि इस देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी 2014 से पहले जब वो चुनाव के मैदान में आए तो उन्होंने इस देश की जनता को भरोसा दिलाया था, किसानों को भरोसा दिलाया था, छात्रों को भरोसा दिलाया था, युवकों को भरोसा दिलाया था, गरीबों को भरोसा दिलाया था। लेकिन वो कभी भी उस अपने भरोसे को, अपने वादे को वो पूरा नहीं कर सके। अगर हम इन वादों को गिनाना शुरू करें तो मैं बताऊं कि नोटबंदी के दौरान उन्होंने ये कहा था कि जो इस देश में काला धन है उस काले धन को हम इस देश में बाहर भेजा गया है उसको इस देश में लाएंगे और हर गरीब के खाते में हम 15 लाख रुपया दे देंगे। लेकिन आज तक किसी भी गरीब के खाते में 15 लाख रुपया नहीं गया। उन्होंने नौजवानों से कहा था कि ऐ नौजवानों, घबराना नहीं, हम तुम्हें ये 2 करोड़ रोजगार दे करके जितने भी बेरोजगार हैं मैं उनको रोजगार दे दूंगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आज तक 1 लाख भी रोजगार नहीं निकाला है, कोई वैकेंसी नहीं निकाली, उनको रोजगार नहीं मिला। और जहां तक उन्होंने इस देश के बहन बेटियों के लिए कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से उनके ही मंत्री, उनके ही विधायक किसी के साथ रेप कर रहे हैं, किसी के साथ कुछ कर रहे हैं, लेकिन उल्टे उनको बचाया जा रहा है और पीड़िता के साथ उसी के ऊपर इल्जाम लगा करके उनके ऊपर वो जेल भेजने की तैयारी वो कर रहे हैं। अच्छा, जिन मुद्दों को आप उठा रहे हैं, जिन समस्याओं की बातें आप कर रहे हैं, हाँ, इस इलेक्शन में क्या धर्म, जात बिरादरी के नारों के साथ ये सारे मुद्दे, ये सारी समस्याएं जो है सब दब जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, या फिर जनता उनको याद करके इस इलेक्शन में जो है सबक सिखाने का काम करेगी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने कभी भी इस बात को नहीं कहा, न जाति का उन्होंने नाम लिया। बहन जी ने 2007 में सोशल इंजीनियरिंग की बात की और उन्होंने कहा कि जो जाति के आधार पर तोड़े गए लोग हैं हम इनको एकजुट करके इनको भाईचारा इसमें पैदा करेंगे। और बहुजन समाज पार्टी में माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने हर जाति, समाज, धर्म के लोगों को, चाहे वो प्रशासनिक ढांचा हो, चाहे वो उनका मंत्रालय हो, सब में सबको भागीदारी और हिस्सेदारी उन्होंने दे करके इस प्रदेश का विकास करने का काम किया। अच्छा, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के दरमियान
और उनके नेताओं के बीच में बहुत ही शोर शराबा है। और हम बीएसपी को देख रहे हैं, इसके जो केडर है बहुत मजबूत होते हैं, ज़मीन पर काम करते हैं। तो आप लोग इस इलेक्शन को जीतने के लिए कोई सोशल इंजीनियरिंग के तहत काम तो नहीं कर रहे हैं जनता के बीच में? देखिए, जनता के बीच में हम लोग काम कर रहे हैं, हर समाज के बीच में जा रहे हैं और हर समाज के लोग यही कह रहे हैं कि भैया बहन कुमारी मायावती जी से बेहतर किसी की सरकार नहीं थी। अगर हम लोग सुरक्षित थे, चाहे वो व्यापारी हों चाहे वो अधिकारी हों, ये कह रहे हैं कि उनके शासन में हमें काम करने का मौका मिलता था। और ये जो और तबके के लोग हैं कहते थे कि उनके शासन में अमन चैन था। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पुनः इस प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बने, जिससे सारे लोगों को सुकून मिल सके। अच्छा, आपने बहन कुमारी मायावती जी के शासन के बारे में बात किया कि बहुत ही मजबूत और बहुत ही सख्त उनका शासन था, जनता सुरक्षित थी, कोई जो है दंगे नहीं हुए। बीजेपी तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार में भी कोई दंगे नहीं हुए। चूँकि दंगा तो ये बीजेपी के लोग ही कराते थे, हैं? और लेकिन वो सांप्रदायिक तनाव वो पैदा कर रहे हैं। वो हमेशा हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं। तो ये हिंदू मुस्लिम की बात करना यह भी एक दंगे के समान है। यह हिंदू को मुसलमानों के खिलाफ भड़काते हैं, इसलिए इस देश का अमन चैन ये बिगड़ रहा है। अच्छा, जो ओबीसी हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, वो बहुत ही खामोश हैं इस इलेक्शन में। जो है उनकी खामोशी का क्या मानी और क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, इस देश के माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं, इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने ये जो दलित है, गरीब है, अति पिछड़ा है, इन पिछड़े लोगों को एक भरोसा दिलाया था कि हम आपको आपका हक दिलाएंगे, आपको अधिकार दिलाएंगे, आपको नौकरियां दिलाएंगे, आपको हम सुरक्षा प्रदान करेंगे। लेकिन आज अति पिछड़ा समाज यह किसी भी लाभ से लाभान्वित नहीं हुआ है। यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने जितने अति पिछड़े समाज के, चाहे वो एमपी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे वो मंत्री हो, आज वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके ये तमाम दूसरे दलों में वो जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की प्रदेश की अध्यक्ष जो है प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी की सरकार में, इन 5 साल की सरकार में, अगर विपक्ष के तौर पर कोई पार्टी सड़क पर थी और जनता की जन समस्याओं को लेकर लड़ाई लड़ रही थी, चाहे वो कानून का मामला हो या गुंडागर्दी का मामला हो या इस तरह जो भी घटनाएं हुई हैं यूपी में, मॉब लिंचिंग घटनाएं हो, लेकिन विपक्ष चाहे सपा हो, बसपा हो, वो कहीं दिखाई नहीं दिया और हम ही लड़ रहे थे। इस पर क्या कहना आप? देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि इस देश में लगातार 45 साल तक केंद्र और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। लेकिन उन्होंने अपने सरकार के दौरान जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति को एक संवैधानिक जो आरक्षण है, वो आरक्षण इसलिए दिया गया कि इससे समता का दर्जा मिल सके। लेकिन अपने 45 साल के शासनकाल में इन्होंने उस आरक्षण को पूरा नहीं किया। जो अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग हैं, उनको संविधान में 22.5% का आरक्षण है। लेकिन आज आज़ादी के इन 75 सालों में आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने 8% भी पूरा नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी के लोग तो नौकरियां जो भी मिली थी उन नौकरियों को छीन लिए। और जहां तक ये सुरक्षा की बात कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि चाहे वो श्री राहुल गांधी जी हो, चाहे वो श्रीमती प्रियंका जी हो, इन लोगों ने भी कोई ऐसा काम नहीं किया है कि जिससे लोग उनके तरफ आकर्षित हों। इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान आज वो कह रहे थे कि हम ये जो रेप कर रहे हैं उनके खिलाफ हम उठ खड़े हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ
सहारनपुर की जो घटना घटी थी, वहाँ दलितों के साथ घटना घटी थी, वहाँ पे जुल्म हुआ था। जब माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने राज्यसभा में उसके खिलाफ आवाज उठाया, जब वहाँ के स्पीकर ने उनकी बात को नहीं सुना, उनको बैठा दिया, तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि अब हम राज्यसभा में रह करके जब अपने लोगों की आवाज नहीं उठा सकते हैं, तो उन्होंने तुरंत रिजाइन किया और कहा कि हम अब लोगों के बीच में जा करके अब हम उनकी लड़ाई सड़क और सदन तक लड़ेंगे। दलितों और अति पिछड़ों और ओबीसी के दरमियान समाजवादी पार्टी भी जाके कह रही कि बाबा साहब का संविधान खतरे में है, बचाइए, हमको वोट दीजिए। तो इसको क्या समझा जाए? देखिए, समाजवादी पार्टी ये जो कह रही है, यह आज जो बाबा साहब का नाम ले रही है, सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी के लोग जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जगह जगह मूर्तियाँ लगी हैं, उनको उन्होंने तोड़ने का काम किया और वो संविधान की बात करते हैं। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि जो प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला चल रहा था, जो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, संविधान में ये लिखित है, लेकिन पार्लियामेंट में श्री मुलायम सिंह यादव ने जब वो मंत्री प्रमोशन में आरक्षण के बिल को पास कराने के लिए वो भाषण दे रहे थे और एक प्रति मंत्री के पास थी, एक प्रति स्पीकर के पास थी, तो माननीय मुलायम सिंह यादव ने उसे फड़वाने का काम किया और ऐसा हुआ कि राज्यसभा में तो पास हो गया था, लेकिन लोकसभा में उन्होंने एक साजिश के तहत, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने साजिश के तहत उसको पास नहीं होने दिया। और इसके अलावा वहाँ पे राम गोपाल जी जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और राज्यसभा में हैं, उन्होंने कहा कि अगर ये प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू हो जाएगा तो सामान्य कैटेगरी के लोग 15 वर्षों तक ऊंचे पदों पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो जिसकी इस तरह की सोच हो, इस तरह की मानसिकता हो, वह संविधान की बात क्या करेगा, गरीबों की बात क्या करेगा, दलितों की बात क्या करेगा। और उनका काम तो सिर्फ हल्ला बोल वाला उनका काम है, ये तमाम लोगों को ठोकना उनका काम है, जुल्म जाति करवाना उनका काम है। तो उनके शासन को सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए हमें ये बिल्कुल नहीं भरोसा है कि वो संविधान के हिसाब से चल करके ये काम करेंगे। अच्छा, जो महंगाई है, बेरोज़गारी है और कानून व्यवस्था की जो बात है, ये जो सारे मुद्दे, जो बुनियादी जो मुद्दे हैं, ये इस इलेक्शन में जो है जनता उन मुद्दों को याद करेगी या उन मुद्दों के खिलाफ जो वोट करने का काम करेगी? देखिए, जनता बहुत ही आक्रोशित है, क्योंकि आज इस देश को सबसे बड़ी ये ज़रूरत है। जो बाबा साहब की तस्वीर लगाते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित हो। तो सबसे पहले इन्होंने तो शिक्षा संबंधी पाबंदी लगाया ही था इस देश के मूल निवासियों के साथ। आज भी बड़े पैमाने पर ये शिक्षा पर रोक लगा रहे हैं, शिक्षा को इतना महंगा कर दे रहे हैं कि आज गरीब का बेटा योग्य रहते हुए भी वह न डॉक्टर बन सकता है, न इंजीनियर बन सकता है, या विदेशों में पढ़ने के लिए जा सकता है। तो शिक्षा के प्रति इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। और यहाँ की जो साइंस और टेक्नोलॉजी है, साइंस और टेक्नोलॉजी को ये विकसित करने के लिए ये कुछ काम नहीं कर रहे हैं। ये जो स्वास्थ्य विभाग है, मैं इनको कहना मैं इसके बारे में कहना चाहता हूँ कि आज वो कह रहे हैं कि हम जेनरिक दवाएं देंगे, जो पेटेंट की दवाएं हैं जिससे लोगों का फायदा होता था, अब वो दवाएं न मिल करके वो पेटेंट की दवा वो कर रहे हैं। और हर अस्पतालों का अगर उसका साल का 5 करोड़ का बजट था, तो उस 5 करोड़ से घटा करके वह 1 करोड़ कर दिए हैं। इसलिए वो स्वास्थ्य के बारे में भी चिंता नहीं कर रहे हैं और शिक्षा के बारे में भी चिंता नहीं कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में
एक सबसे गलत काम जो किया है कि आज तक हम लोग इतना पढ़ाई लिखाई किए हैं, हमेशा जब एग्जाम होता था तो उस पर सिर्फ रोल नंबर लिखा जाता था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में इस पर वो नाम लिखा जा रहा है, जाति लिखा जा रहा है, धर्म लिखा जा रहा है। तो आखिर में ये सब लिखने का मतलब क्या है? अगर रोल नंबर होता तो निष्पक्ष रूप से वो कापियाँ जांची जाती और लोगों को फायदा होता। अच्छा, इस इलेक्शन में आजमगढ़ के 10 विधानसभा सीटों पर हाथी चलेगी, हाथी आएगी कि नहीं आएगी? जो है जिस तरह से और लोग अपने नारे दे रहे हैं कि आ रहे हैं अखिलेश, सबका साथ सबका विकास, और बहुजन समाज पार्टी का नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो क्या रणनीति आप कर रहे हैं इसमें? देखिए, हमारी जो रणनीति है, मैंने आपको पहले ही बताया कि हम हर समाज के लोगों को जोड़ रहे हैं और हर समाज तेजी से, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो क्षत्रिय समाज हो, चाहे वो चौहान समाज हो, चाहे राजभर समाज हो, ये भले सारे नेताओं को इकट्ठा कर लिए हैं, लेकिन जनता के अंदर इतना आक्रोश है कि हम इन ऐसे दल बदलुओं को हम लोग दोबारा चुन करके नहीं आने देंगे। क्योंकि मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे कि जो समाज बिकाऊ होता है उस समाज का नेता कभी टिकाऊ नहीं होता है। तो ये पूंजीपतियों से पैसा लेकर के ये लोग चुनाव लड़ते हैं और इसके बाद वो हर दल में जाकर के वो नेता बनने के लिए वो चले जाते हैं। तो इसलिए हमें इन लोगों से कोई भरोसा नहीं है कि यह यहाँ पे सब समाज बना पाएंगे। ये बल्कि जातिवाद को फैला रहे हैं, ये धर्मवाद को फैला रहे हैं। संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो व्यवस्था दिया है, उन्होंने धर्म निरपेक्ष और धर्मपंथ की बात की थी कि कोई भी धर्म हो, उस धर्म को पूरी आज़ादी है कि वो अपने तरह से अपने धर्म का वो धर्म को मनावे, और कोई भी अगर उसमें रोड़ा बनता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। एमपी साहब, एक आखिरी सवाल, आपके बेटे पंकज कुमार जी 352 विधानसभा मेहनगर से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। अगर ये इलेक्शन जीतते हैं, ये युवा भी हैं, इलेक्शन जीतने के बाद मेहनगर विधानसभा को विकास से जोड़ने के लिए और जनता की जो मांगें हैं, वहाँ की जो बुनियादी जो समस्याएं हैं, उन मांगों पर ये कितने खरे उतरेंगे और मेहनगर में इनको लाने का, वहाँ इलेक्शन के मैदान में उतारने का आपका उद्देश्य क्या है? हम तो ये कहेंगे, ये सवाल जो है हमसे नहीं, ये सवाल ये पंकज कुमार से पूछ लीजिए कि ये जीतने के बाद वहाँ पर किस तरह के मुद्दे उठाएंगे, किस विकास के लिए क्या करेंगे, शिक्षा के लिए क्या करेंगे, इनसे आप पूछिए।